Hello everyone, welcome back to our channel, this side Pooja Rajor, and in today's video we will read a chapter which is from Journey to the Center of the Earth from section 2 of grade 8. This chapter is from class 8th, right? And this is your part 1. So let's start. So as usual, I give you one information that if you need more videos, so you have to send PDF or images of that chapter or content on this email ID, which is studytolearn15@gmail.com. I'll definitely provide you the video. It might be take time, but surely you will get it. So let's start to read the story. So read an excerpt from the novel Journey to the Center of the Earth, which is about a German professor of geology and mineralogy named Lidenbrock and his nephew Axel Lidenbrock, who believe there are volcanic tubes going towards the center of the earth. क्या बोला है कि excerpt क्या होता है? एक a part of a book or a story. कोई नॉवल है या बुक है उसका एक छोटा सा पार्ट. सो ये पार्ट कहाँ से, ये स्टोरी कहाँ से ली है? ये एक छोटा सा पार्ट है फ्रॉम द नॉवल, जो नॉवल है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. इस नॉवल में से ये एक छोटा सा पार्ट है जो हम रीड करेंगे आज. ये किसके बारे में है? एक जर्मन प्रोफेसर के बारे में है जो किसके थे? जियोलॉजी और मिनरोलॉजी. जियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द अर्थ, द स्टडी ऑफ अर्थ, जो अर्थ की स्टडी करते हैं जियोलॉजी, एंड मिनरोलॉजी जो मिनरल्स की स्टडी करते हैं. सो जो जर्मन प्रोफेसर थे वो जियोलॉजी थे एंड मिनरोलॉजी, जिनका नाम था लेडेनब्रॉक, एंड उनके नेफ्यू एक्सेल लेडेनब्रॉक. वो क्या बिलीव करते थे कि कहीं ना कहीं वॉल्केनिक ट्यूब्स है, ग्राउंड के अंदर एक वॉल्केनिक ट्यूब्स है जो कहाँ जाती हैं? गोइंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के सेंटर तक जाती हैं. एंड दे हैव रेड अबाउट दिस इन अ बुक बाय अर्ने सक्नुसेम. एंड इन्होंने इस के बारे में पढ़ा है, जो किस बुक में है? विच इज़ द बुक इज़ रिटन बाय अर्ने सक्नुसेम. इन्होंने एक बुक लिखी थी, वहाँ पे इन्होंने इस चीज़ के बारे में रीड किया था. एंड ये कौन थे? अ स्कॉलर फ्रॉम द 16th century हु हैड ट्रेवल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू रीच इट. ये वो थे, ये एक स्कॉलर थे. स्कॉलर का मतलब क्या होता है? कि हु हैव डन एडवांस्ड स्टडी, जिन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया हो. 16th century के ये स्कॉलर थे. एंड इन्होंने ट्रेवल किया था सेंटर ऑफ द अर्थ का. इन्होंने जो भी वहाँ देखा वो सब रिकॉर्ड भी किया, इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड की कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जा सकता है. दे आर कैंपेन बाय हैंस. ये इनके साथ एक और पर्सन था, हैंस. वो कौन था? द आइसलैंडिक गाइड. आइसलैंडिक गाइड, गाइड तो आपको पता ही होगा, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको रास्ता बताते हैं, जो वहाँ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो होते हैं गाइड. सो हैंस वॉज आइसलैंडिक गाइड. जो आइसलैंड का गाइड था उसे आइसलैंडिक गाइड बोलते हैं, हु कैन एक्सप्लेन वेरी वेल टू दैम. They come across numerous adventurers, including extinct animals and natural peril, before returning to the surface again. जो ये तीनों गए थे, इन्होंने बहुत सारे न्यूमरस एडवेंचर्स देखे. बहुत सारे, आई मीन एडवेंचर्स का मतलब होता है समथिंग एडवेंचर, लाइक जो आप रेगुलर नहीं करते कुछ ना कुछ उसमें ख़तरा भी होता है, रिस्की होता है. उन्होंने बहुत सारी ये चीज़ें फेस की. इवन उन्होंने एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी देखे. एक्सटिंक्ट एनिमल्स देखे. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विच इज़ इन डेंजर, और who is not live any corner of the world, right? And natural peril means होता है डिज़ास्टर. जो आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स हो गया, आपका रॉक फॉल हो गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत फेस की बिफोर रिटर्निंग टू द सरफेस अगैन. कि जब वो सरफेस पे आए, अर्थ के सरफेस पे आए, उससे पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की.
ओके, सो ये एक छोटा सा आपका इंट्रो था इस चैप्टर का, इस स्टोरी का। अब हम स्टोरी रीड करेंगे। सो फॉर अ लॉन्ग एंड weary For a long and weary hour, we tramped over this great bed of bones. We advanced regardless of everything, drawn on by ardent curiosity. What other marvels did this great cavern contain? What other wondrous treasures for the scientific man? My eyes were quite prepared for any number of surprises. My imagination lived in expectation of something new and wonderful. क्या बोला है फर्स्ट पैरा में कि फॉर अ लॉन्ग एंड वेरी आर वी ट्रैम्प्ड ओवर दिस ग्रेट बेड ऑफ बोन्स। मतलब जहाँ वो चल रहे थे, बहुत लंबे टाइम से चल रहे थे। वेरी वेरी का मतलब होता है, इट मीन्स वेरी टायर्ड। और मतलब इतना चल चल के वो इतने टायर्ड हो गए थे। वी ट्रैम्प्ड मीन्स होता है कि टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि वो वहाँ पर लाइक देखने गए थे, वो सारा इन्वेस्टिगेट करने गए थे, राइट। जर्नी जो थी, वो जर्नी उनकी बहुत लंबी, थकी हुई, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एंड ओवर दिस ग्रेट बेड ऑफ बोन्स। और वहाँ पे वो बोन्स के ऊपर चल रहे थे, राइट। वी एडवांस रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, ड्रॉन ऑन बाय आर्डेंट। आर्डेंट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इंथुजियास्टिक। आई मीन टू इंथुजियास्ट का मतलब मीन्स होता है कि टू नो इट, आई मीन यू हैव सम क्यूरियोसिटी। सो क्यों वो चल रहे थे? क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी थी कि वो ये सब जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है वो चीज़। वट अदर मार्वल डिड दिस ग्रेट कैवर्न कंटेन। कैवर्न मीन्स होता है एक आप कह सकते हो इट सिम्स लाइक अ केव, कि जो केव थी, जो मार्वल मार्वल मीन्स होता है विच सरप्राइज यू, कि ऐसा क्या था उस मार्वल में, उस कैवन में क्या था, क्या कंटेन था। व्हाट अदर वंडरस ट्रेजर्स। ट्रेजर्स मीन्स होता है प्रीशियस थिंग, कि वो वहाँ पे व्हाट अदर वंडरस, हैरानी, ट्रेजर्स जो प्रीसियस थे, जो बहुत कीमती थे, वो चीज़ क्या थी, क्या कलेक्शन था फॉर द साइंटिफिक मैन। अगर कोई साइंटिफिक मैन वहाँ पे जाएगा तो उसके लिए वहाँ पे उस केव में ऐसा क्या होगा। माई आइज़ वर क्वाइट प्रिपेयर्ड। मेरी आंखें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर थी फॉर एनी नंबर ऑफ सरप्राइज़, कि मैं और क्या सरप्राइज़ देखूंगा। माई इमेजिनेशन लिव्ड इन एक्सपेक्टेशन। जो मेरी इमेजिनेशन थी, जो मैं सोच सकता था, वो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो मैं उम्मीद करता था ऑफ समथिंग न्यू एंड वंडरफुल, कि जब हम जाएंगे इस जर्नी में तो आगे और बढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलेगा, और दैट वुड बी वेरी वंडरफुल। The second para. The borders of the great central ocean had for some time disappeared behind the hills that were scattered over the ground occupied by the plain of bones. The imprudent and enthusiastic professor, who did not care whether he lost himself or not, hurried me forward. We advanced, we advanced silently, bathed in waves of electric fluid. कि जो ग्रेट सेंट्रल ओशियन था, उसका जो बॉर्डर था, वो भी कुछ टाइम के लिए डिसअपियर हो गया था। मतलब वो भी नज़र नहीं आ रहा था। कहाँ डिसअपियर हो गया था? बिहाइंड द हिल्स। जो हिल्स थी उनके पीछे थोड़ी देर के लिए वो डिसअपियर हो गया था। एंड जो हिल्स थी दैट वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन ऑफ बोन्स। जो एक प्लेन सरफेस आप बोल सकते हैं, जो कि बोन्स थी वहाँ पे, उस ग्राउंड पर जो हिल्स थे वो चारों तरफ स्कैटर्ड थे। स्कैटर्ड मीन्स फैलना, स्प्रेड, बहुत ज़्यादा जगह पे उन्होंने वो फैले थे। उन्होंने ग्राउंड ऑक्यूपाइड, जो ग्राउंड ऑक्यूपाइड था किससे? द प्लेन ऑफ बोन्स, जो कि हड्डियों से ऑक्यूपाइड था, उस पर वो हिल्स थे जिनके पीछे ग्रेट सेंट्रल ओशियन थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हो गया था। द इम्प्रूडेंट मीन्स केयरलेस, जिन्हें कोई केयर ही नहीं होती व्हाट इज़ गोइंग ऑन और नॉट। एन इंथुजियास्टिक प्रोफेसर, जो प्रोफेसर थे वो इम्प्रूडेंट थे, मीन्स केयरलेस थे। दे लाइक उन्होंने कोई
केयर नहीं की क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। एंड इंथुजियास्टिक का मतलब क्यूरियोसिटी, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी के उनको जानने की इतनी इच्छा रहती थी। हु डिड नॉट केयर वेदर ही लॉस्ट हिमसेल्फ और नॉट, उन्होंने ये टेंशन ही ली ही नहीं, उन्होंने ये केयर की ही नहीं कि वो मतलब खुद को खो सकते हैं, लॉस्ट हिमसेल्फ और नॉट, जैसे हम किसी ऐसी जगह चले जाए जहाँ से हम कभी वापस ना आ सके। उन्होंने इस तरीके की टेंशन नहीं ली कि हम जहाँ आए हैं क्या हम वहाँ से वापस जा सकते हैं या नहीं। सो दैट्स वाई उनको इम्प्रूडेंट बोला गया है। सो उन्होंने क्या किया, ही हरिड मी फॉरवर्ड, उन्होंने मुझे आगे कर दिया। एंड वी एडवांस साइलेंटली बेस्ड इन वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड, और हम वहाँ से इतने धीरे से निकले कि किसी को पता ही नहीं चला। एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे जो वेव्स है, इलेक्ट्रिक वेव्स है, उसमें हम नहाए हुए हैं। बाय रीजन ऑफ अ फिनोमिना which I cannot explain, and thanks to its extreme diffusion, now complete, the light illuminated equally the sides of every hill and rock. Its seats appeared to be nowhere, is no determined force, and produce no shade whatsoever. Phenomenon का मीन्स होता है समथिंग फैक्ट और सिचुएशन। बाय रीजन ऑफ अ सिचुएशंस, अ फिनोमिनन मीन्स एक कोई भी ऐसा फैक्ट विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन, या सिचुएशन कोई एक रीज़न ऐसा था, एक सिचुएशन ऐसी थी विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड थैंक्स टू इट्स एक्सट्रीम डिफ्यूज़न, बट डिफ्यूज़न मीन्स होता है समथिंग लाइक जैसे बिखर जाना। सो बट मैं थैंक्स बोलूँगा कि उस टू इट्स एक्सट्रीम डिफ्यूज़न कि जो वहाँ पे हर जगह फैला हुआ था। एंड नाउ कंप्लीट, जो कि पूरा हो चुका था। द लाइट इल्यूमिनेटेड इक्वली, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है, इट मीन्स टू शाइन, आई मीन इक्वली द साइड्स ऑफ एवरी हिल्स एंड रॉक। जो सन की लाइट आ रही थी, जो रेज थी, वो इक्वली ऐसे डिफ्यूज़ हो गई थी। एंड उसने कम्प्लीटली सब जगह आई मीन जितने भी हिल्स थे, जितने भी रॉक्स थे, उन सब पर सन ने अपनी लाइट, उन सब पे सन ने अपनी लाइट जो थी फॉल की थी। तो ऐसा लग रहा था कि हर जगह डिफ्यूज़ हो चुका है, बिखराव, लाइट का जैसे बिखराव सा हो गया है। इट सेड अपीयर टू बी नाउ वेयर इज नो डिटरमिन फोर्स एंड प्रोड्यूस नो शेड व्हाटसोएवर। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जब लाइट आपके ऊपर बिल्कुल सीधे गिरती है तो आपकी शेडो ही नहीं बनती, राइट। तो वहाँ पे भी लाइट बहुत थी, हर जगह लाइट थी, बट आपकी शेड नहीं बन रही थी, आपकी शेडो नहीं बन रही थी। द अपीयरेंस प्रेजेंटेड वॉज दैट ऑफ अ ट्रॉपिकल कंट्री एट मिड डे इन समर। वो जो अपीयरेंस था, वो जो कंडीशन थी हमारी, वो कुछ ऐसी प्रेजेंट हो रही थी जैसे कि ट्रॉपिकल कंट्री में। जो ट्रॉपिकल आपने देखा होगा जियोलॉजी में, जो जिन बच्चों का इंटरेस्ट है या जिनका सब्जेक्ट है, उनको पता होगा कि ट्रॉपिक आई मीन जो ग्लोब है हमारा, उसमें कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे सन बहुत शाइन करता है, वहाँ पे डे बहुत होता है, लाइट बहुत होती है सन की। तो जो उस कंडीशन में, जो इससे पहले ही इस पैरा में जो कंडीशन बताई हुई है, वहाँ पे इनकी कंडीशन ऐसी थी जैसे कि ट्रॉपिकल कंट्री में समर के टाइम पे मिड डे में होती है। उस टाइम होता क्या है कि हमारे बिल्कुल हेड पर सनलाइट पड़ती है। जब हमारे हेड पर बिल्कुल सनलाइट पड़ती है तो हमारी शेडो नहीं बनती है, राइट। इन द मिड्स ऑफ द इक्विलेटरल रीजन्स एंड अंडर द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। इसका रीज़न क्या है कि आपका आई मीन इन द मिड्स ऑफ द इक्विलेटरल रीजन्स, जो इक्विलेटरल रीजन्स होते हैं वहाँ उसके बीच में, एंड अंडर द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, उनके बीच में ये कंडीशन होती है कब, जब सन की रेज बिल्कुल वर्टिकल गिरती है। आपने लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स जब बिल्कुल खड़ी आपके ऊपर सन रे
फॉल करेगी तो आपकी शैडो अपीयर नहीं होगी। तो जो ये आपका ये वाला पैरा है, ये रीज़न बता रहा है कि इस पैरा में जो उन्होंने फेस किया वो ऐसा क्यों था कि लाइट तो हर जगह थी, आपकी स्प्रेड हो रही थी, डिफ्यूज़न था, बिखराव था लाइट का, हर एक हील, हर एक रॉक शाइन कर रहा था, इल्यूमिनेट था, बट फिर भी उनकी शैडो अपीयर नहीं हो रही थी। All sign of vapor had disappeared. The rocks, the distinct mountains, some confused masses of far off forest assumed a weird and mysterious aspect under this equal distribution of the luminous fluid. वो कह रहे हैं कि जो वेपर का साइन था, वेपर आप देखते हैं कि जब वाटर बहुत बॉईल होता है तो वेपर बनते हैं, वो कहते हैं कि जो भी वेपर का साइन था वो सारा डिसअपियर हो गया था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो रॉक्स थी, जो आपके डिस्टेंट माउंटेन है, डिस्टेंट मीन्स होता है लॉन्ग वे अवे, जो आपके दूर दूर माउंटेन्स थे वो, सम कंफ्यूज्ड मैसेस ऑफ फार ऑफ फॉरेस्ट, मैसेस मीन्स होता है लार्ज, जो बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट थे, एज्यूम्ड अ वियर्ड एंड मिस्टीरियस एस्पेक्ट अंडर दिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनस फ्लूइड। वो ल्यूमिनस अगेन यहाँ मेंशन है, आपका मीनिंग ग्लोइंग, चमकना। वो कह रहा है कि जो वहाँ की रॉक्स थे, जो डिस्टिंक्ट माउंटेन्स थे, एंड सम कंफ्यूज्ड मैसेस ऑफ फार ऑफ फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट थे, मासेस मीन्स होता है कि लार्ज, जो बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट थे, कंफ्यूजिंग वाले, वो ऐसे लग रहे थे, इट एज्यूम्ड अ वियर्ड, मतलब वियर्ड मीन्स होता है समथिंग स्ट्रेंज, अजीब, एंड मिस्टीरियस एस्पेक्ट, मिस्टीरियस मीन्स जैसे हम मूवीज़ देखते हैं मिस्ट्री वाले, तो वो क्या होता है, सस्पेंस, आई मीन कुछ तो बात है बट वो हमें पता नहीं चल रहा, तो कुछ ऐसा वहाँ उन चीज़ों को देख के लग रहा था। अंडर दिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ल्यूमिनस फ्लूइड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ल्यूमिनस फ्लूइड मतलब ल्यूमिनस ग्लोइंग, फ्लूइड का मतलब जैसे हम एक लिक्विड स्टेट को हम फ्लूइड बोलते हैं कि अगर हम पानी बिखेर दें तो पूरे जगह पानी बिखरेगा, राइट, ऐसी ही जो लाइट थी वो हर जगह लाइट आपकी अपीयर थी, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली था, बट ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो वियर्ड है, कुछ तो मिस्ट्री है इसमें। We resembled to a certain extent the mysterious personage in one of Hoffman's fantastic tales, The Man Who Lost His Shadow. हम ऐसा लग रहा था कि जैसे हम रिसेंबल हो रहे हैं, रिसेंबल मीन्स टू लुक लाइक समथिंग और समवन। तो वो कह रहे हैं कि हम कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे कि एक मिस्टीरियस पर्सनेज थी, पर्सनेज मीन्स होता है आपका फेमस और आई मीन फेमस पर्सन, तो एक मिस्टीरियस फेमस पर्सन था जिनका नाम था हॉफमैन्स। ये इनके बारे में देखो यहाँ मेंशन है, ये भी एक जर्मन ऑथर थे, राइट, जो फैंटेसी एंड हॉरर लिखते थे। तो इनकी एक स्टोरी थी, हॉफमैन्स फैंटेस्टिक टेल, एक स्टोरी थी, तो उसमें क्या था, द मैन हु लॉस्ट हिज शैडो, जिसने अपनी शैडो ही खो दी थी। तो इनको इस पूरे पार्ट में ऐसा फील हो रहा था जैसे इनकी शैडो है ही नहीं। अदरवाइज़ कभी ऐसा होता है कि आप सन लाइट में हैं, आई मीन सन की रेज आप पे है और आपकी शैडो नहीं बन रही, बट एक पॉइंट ऐसा आता है, बट ये जिस जर्नी में ये गए थे वहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, राइट। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनकी शैडो है ही नहीं, दे लॉस्ट देयर शैडो। आफ्टर वी हैड वॉकड अबाउट अ माइल फार्दर we came to the edge of a vast forest, not however one of the vast mushroom forest we had discovered near Port Gretchen. वो कह रहे हैं कि जब हम माइल एक माइल और थोड़े से आगे बढ़े, देन हम एक ऐसी एज पर आ गए जो कि बहुत वास्ट था, बहुत बड़ा था, हम उसकी एज पर आ गए। एंड नॉट हाउएवर वन ऑफ द वास्ट मशरूम फॉरेस्ट विच वी हैड डिस्कवर्ड नियर पोर्ट ग्रेचिन। वो कह रहे हैं कि बट उतना बड़ा नहीं था
जितना बड़ा हमने मशरूम फॉरेस्ट देखा, जो हमने डिस्कवर किया था कहाँ, नियर पोर्ट ग्रेचन। जो हमने उसके पास एक मशरूम का फॉरेस्ट हमने जो डिस्कवर किया था, वो उतना बड़ा नहीं था जिस फॉरेस्ट के एज पर ये पहुंचे थे। It was a glorious and wild vegetation of the tertiary period. In all its superb magnificence, huge palms of a species now unknown, superb palmacite, a genus of fossil palms from the coal formation, pines, yew, cypress, and conifers or corn-bearing trees, who the whole bound together by an inextricable and complicated mass of creeping plants. वो कह रहे हैं कि it was the glorious and wild vegetation of the tertiary period. Tertiary means होता है a period 66 million years ago, जो कि इतने साल पहले का जो पीरियड था वहाँ पे। ग्लोरियस मीन्स होता है वंडरफुल, एंड वेजिटेशन मीन्स होता है प्लांट्स विच इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। वेजिटेशन, हर जगह की एक अपनी अपनी वेजिटेशंस होती है, उसमें एक पर्टिकुलर प्लांट आपको मिलता है जिसके आप स्टडी करते हैं या कुछ भी आप मान सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ होती हैं। तो उस पीरियड की बात की जा रही है इन ऑल इट्स सुपर्ब मैग्निफिशेंस। मैग्निफिशेंस मीन्स होता है समथिंग ग्रेट एंड ग्रैंड लेवल, जो कि क्या था, एक सुपर्ब मैग्निफिशेंस था। उस टाइम की बात हो रही है, बहुत ग्लोरियस था और बहुत ही मैग्निफिशेंस था, बहुत ही ग्रैंड था। यहाँ पे इस पैरे में आपको कुछ प्लांट्स के नाम बताए हैं जो वहाँ उन्होंने देखे, जैसे ह्यूज पाम्स ऑफ ए स्पीशीज नाउ अननोन, जो कि अब क्या हो गया है, वो अननोन बन गई है, जानते नहीं है लोग। सुपर पामेसाइड एंड जीनस ऑफ फॉसिल्स पाम, ये कैटेगरी है। फ्रॉम द कॉल फॉर्मेशन, जो कि कॉल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, पाइन्स, यू, साइप्रस। साइप्रेस में होता है एक बहुत ही टॉल ट्री दैट डजंट लॉस इट्स लीव इन विंटर, जो कि विंटर में अपनी लीव्स को लॉस नहीं करता, गिरती नहीं है। एंड कॉनिफर्स, एक मीन्स कॉनिफर्स होता है कि जो पूरे टाइम, पूरे साल वो ग्रीन रहता है, एंड इट हैड सम ब्राउन फ्रूट, राइट। द होल बाउंड टुगेदर, ये सारे के सारे क्या थे, एक दूसरे से बाउंड थे, बंधे हुए थे, बाय एन इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल मीन्स होता है जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, विच यू कैन नॉट सेपरेट, तो वो इस तरीके से बंधे हुए थे एक दूसरे के साथ। एंड कॉम्प्लिकेटेड मास ऑफ क्रीपिंग प्लांट्स। क्रीपिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि जैसे आपने बेल देखी हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स जो अलोंग द आपको ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के साथ साथ प्लांट होते हैं, उन्हें हम क्रीपिंग प्लांट्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स बहुत सारे थे। मॉसेस मीन्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। अ ब्यूटिफुल कारपेट ऑफ मॉसेस एंड ferns grew beneath the trees. Pleasant brooks murmured beneath umbrageous bough, little worthy of this name, for no shade did they give. Upon their borders grew small tree-like shrubs, such as are seen in the hot countries on our uninhabited globe. वो कह रहे एक ब्यूटीफुल कारपेट था, किस चीज़ का, मॉसिस का। मॉसिस होती है काई। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप हिल स्टेशन पे कहीं जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे बारिश बहुत होती है ना, जहाँ पानी बहुत होता है, वहाँ पे काई से जम जाती है, ग्रीन एक लेयर आ जाती है उस फ्लोर पे। तो इस तरीके का सा एक कारपेट था। मॉसेस मीन्स काई, कारपेट था। फर्न, फर्न मीन्स होता है ग्रीन प्लांट विद नो फ्लावर्स, जिसकी कोई फ्लावर्स नहीं होते। तो ग्रो बीनीथ द ट्रीज, जो पेड़ों के नीचे एक ऐसा कारपेट सा बिछा हुआ था। प्लीजेंट ब्रुक, ब्रुक मीन्स ब्रांच। मरमड बीनीथ अम्ब्रेजियस, मरमिन मीन्स होता है इन आई मीन्स क्वाइट वॉइस, एंड अम्ब्रेजियस मीन्स होता है गिविंग शेड। सो प्लीजेंट ब्रुक
murmured beneath umbrageous bough. Bough means one of the main branches of the tree, जो कि जो भी आपका ट्री होगा उसकी कोई मेन ब्रांच होगी. लिटिल वर्दी ऑफ दिस नेम, मतलब उनकी ब्रांचेस थी, काफ़ी बड़ी ब्रांचेस थी, बट लिटिल वर्दी फॉर ऑफ दिस नेम. बट वर्दी मीन्स होता है कीमत, बट उनकी उस तरीके से कीमत नहीं थी. वाई? बिकॉज फॉर नो शेड डिड दे गिव. बिकॉज इतने पेड़ होने के बाद भी, इतने इस टाइप के ट्रीज होने के बाद भी, what is the value of it if they are not able to give us shade? अगर वो हमें शेड ही नहीं दे सकते, छाया नहीं दे सकते, तो इनका कुछ फ़ायदा नहीं है. दैट्स वाई इस पैसेज में बोला है लिटिल वर्दी. अपॉन देयर बॉर्डर्स ग्रो स्मॉल ट्रीज लाइक श्रब्स. अब जो उनका बॉर्डर था, जो उस फॉरेस्ट का बॉर्डर था, उसमें स्मॉल ट्रीज थे. जो छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, बड़े नहीं होते, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं. सच एज आर सीन इन द हॉट कंट्री. जो कहाँ देखी जाती है? मैक्सिमम हॉट कंट्रीज़ में देखी जाती है. ऑन आवर ऑन इनहेबिटेड ग्लोब, जो हमारा ग्लोब है वहाँ पे जो आपकी हॉट कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, वहाँ पे ये श्रब्स देखी जाती हैं. द वन थिंग लैकिंग इन दीज प्लांट्स, दीज श्रब्स, दीज ट्रीज वॉज कलर. जो एक मेन लैकिंग थी, जो कमी थी इन प्लांट्स में, वो क्या थी? प्लांट्स या श्रब्स में या ट्रीज़ में, वो इनका कलर था. यहाँ देखो पिक्चर में आपको हर चीज़ का कलर है, बट ये देखो प्लांट्स हैं, इनका कोई कलर ही नहीं है. Forever deprived of the vivifying warmth of the sun, they were vapid and colorless. All shade was lost in one uniform tint of a brown and faded character. The leaves were wholly devoid of green, and the flowers, so numerous during the tertiary period which gave them birth, were without color and without perfume, something like paper discolored by a long exposure to the atmosphere. क्या बोला है कि forever deprived. deprived means होता है to take away from someone or something. मतलब जब आप कुछ चीज़ दूर ले जाते हैं. of the vivifying. vivifying means making more lively, मतलब interesting. warmth of the sun. ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप, जैसे सन की गर्मी से हुआ, ये कलर ऐसे क्यों गायब हो गए? जैसे सन की गर्मी आई है और इससे जो इन्हें इंटरेस्टिंग बनाता है वो क्या? सन की गर्मी से ऐसा इनका कलर हुआ है. डिप्राइव मीन्स दूर हो जाना, राइट? तो इट माइट बी कि जो इनका कलर होगा वो सन की वजह से दूर हुआ है. दैट्स वाई दे आर कलरलेस. दे वर वैपिड. वैपिड मीन्स होता है लाइफलेस. इट सीम्स लाइक कि उनकी कोई लाइफ ही नहीं है. दे वर लाइफलेस एंड कलरलेस. ऐसा क्यों ये बोला है? क्योंकि वार्मथ ऑफ द सन की गर्मी से हुआ क्या? दे वर वैपिड एंड कलरलेस. लाइफलेस हो गए और उनका कोई कलर ही नहीं रहा, कलरलेस हो गए. ऑल शेड वॉज लॉस्ट इन वन यूनिफॉर्म टिंट. ऐसा लग रहा था कि जितनी शेड है वो सारी क्या हो गई है? लॉस्ट हो गई हैं. ऑफ अ ब्राउन एंड फेडेड कैरेक्टर. और कैसा हो गया है? सारे ब्राउन हो गए हैं और इन सब के कैरेक्टर कैसे हो गए हैं? फेड हो गए हैं, कोई कलर. द लीव्स वर होली डिवॉइड ऑफ ग्रीन एंड द फ्लावर्स, so numerous during the tertiary period which gave them birth, were without color and without perfume, something like paper discolored by long exposure to the atmosphere. वो कह रहा है ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो लीव्स हैं वो ग्रीन नहीं थी. डिवॉइड मीन्स विच हैव नो क्वालिटी. जो एक लीव्स की क्वालिटी होती है दैट दे हैव सम कलर ग्रीन. सो लीव्स की ऐसी कोई कलर नहीं था. एंड जो फ्लावर था उसकी कोई फ्रेगरेंस नहीं थी. जो उस टाइम पे टर्शरी पीरियड में उन्होंने जो भी ट्रीज थे उस टाइम पे ऐसा था. सो वर विदाउट कलर एंड विदाउट परफ्यूम. आई मीन जो लीव्स था उन, हालांकि ऑल दो कि जो फॉरेस्ट था वो बहुत बड़ा था, बट जो उसके ट्रीज़ थे, जो उसके लीव्स थी, जो उसके प्लांट्स थे, जो उसके फ्लावर्स थे, दे हैड नो एनी क्वालिटी. उनकी कोई क्वालिटी ही नहीं थी. कलरलेस, कोई फ्रेगरेंस नहीं थी. ऐसा लग रहा था समथिंग लाइक, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि
पेपर को, इट सीम्स लाइक कि जैसे पेपर को हम एक्सपोजर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में रख के उसका कलर फेड हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे इस फॉरेस्ट को एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो गया, सारा फेड हो गया है। My uncle ventured beneath the gigantic groves. I followed him, though not without a certain amount of fear, since nature had shown herself capable of producing such stupendous vegetable supplies. Why might we not meet with mammals just as large and therefore dangerous? क्या बोला है कि जो मेरे अंकल हैं, इतना उन्होंने एडवेंचर देखा है, इतना उन्होंने एक्सपोज किया है, जब उनको इतना फिर भी डर नहीं लगता। ही वॉज लाइक ही इज़ वेरी फियरलेस, उनको कोई डर ही नहीं है। सो अब मुझे भी डर नहीं है, मुझे भी बिल्कुल भी डर नहीं है। दैट्स वाई आई फॉलोड हिम एंड सिंस नेचर हैड शोन हर सेल्फ कैपेबल, अब जब नेचर ने ही खुद को इतना कैपेबल बनाया हुआ है कि वो इम्प्रेसिव चीज़ों को, इम्प्रेसिव वेजिटेबल्स की सप्लाईज कर सकती है, उसको प्रोड्यूस कर सकती है, सो वाई माइट वी नॉट मीट द ममल्स विद ममल जस्ट एज लार्ज एंड देयरफॉर डेंजरस? तो हम ऐसे ममल से क्यों नहीं मिल सकते? वाई माइट वी नॉट मीट, तो हम ऐसे ममल से मिलने के लिए रेडी हैं। ममल्स मीन्स एन एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू बेबी, जो बेबीज़ को बर्थ करते हैं। तो हम ऐसे ममल से मिलने के लिए रेडी हैं जो कि डेंजरस हो सकता है, बट वी आर रेडी। I particularly remarked in the clearing left by trees that had fallen and been partially consumed by time. Many leguminous shrubs such as maple and the other eatable trees, dear to ruminating means you are thinking, animals। वो कह रहा है कि मैंने पर्टिकुलर रिमार्क किया है इन द क्लियरिंग्स लेफ्ट बाय ट्री, जैसे ट्री फॉल हो जाता है, ट्री गिर जाता है, तो वहाँ पे जो उसके स्पेस है वो क्लियर हो जाता है, आई मीन स्पेस होता है, तो मैंने वहाँ पे पर्टिकुलर रिमार्क किया है। आई मीन आप ये भी कह सकते हो कि मैंने नोटिस किया है कि जो वहाँ पे लेग्यूमिनस मीन्स होता है प्लांट्स ऑफ पी फैमिली, आई मीन एक फैमिली है प्लांट्स की वहाँ पे काफ़ी सारी, जैसे श्रब्स हैं, मैपल्स हैं, जो भी ईटेबल ट्रीज़ हैं, वो क्या हैं, एनिमल्स के फेवरेट हैं। देन देयर अपीयर्ड confounded together and intermixed the trees of such varied lands, specimens of the vegetation, specimens means something sample, सैम्पल ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन मैंने आपको बताया है, वेजिटेशन होता है एक पर्टिकुलर आई मीन कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, एक स्पेसिफिक एरिया में एक ही तरीके की वेजिटेशन होती है ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब। वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि देन दे आर अपीयर्ड, वहाँ पे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कन्फाउंडेड है, कन्फाउंडेड मीन्स कन्फ्यूज़ है, जैसे कंफ्यूज हो जाती है ना, जब चीज़ें बहुत सारी एक साथ आ जाती हैं और मिक्स हो जाती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से जो वो फॉरेस्ट, जिस फॉरेस्ट में वो पहुँचे थे, वहाँ पे इतने प्लांट्स थे, इतनी वेजिटेशन थी, वो सारी क्या हो गई थी, आई मीन वेरी वेरिड लैंड्स। होता क्या है कि हर लैंड की अपनी वेजिटेशन होती है, बट वो फॉरेस्ट जहाँ पे वो पहुँचे थे वहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि काफ़ी लैंड की जो अलग अलग वेजिटेशन होती है वो सारी क्या हो गई है, दे कम टुगेदर, दे इंटरमिक्सड, वो मिक्सड हो गई हैं, एंड इट अपीयर लाइक कन्फ्यूज्ड, एंड हम कन्फ्यूज हो गए हैं कि कौन सी वेजिटेशन है, कौन सी स्पीशीज़ है ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब। ऐसा रहता है कि जो वेजिटेशन है हर ग्लोब के हर पार्ट में से है, जैसे कि देयर वॉज द ओक नियर द पाम ट्री, के पाम ट्री के पास ओक है, ऑस्ट्रेलिया का यूकेलिप्टस है, leaning against a tall Norwegian pine, the polar of the north। आई मीन अलग अलग ग्लोब के पार्ट में से जो वहाँ की वेजिटेशन है वो सारी इसी एक जगह, एक फॉरेस्ट में आके सारी क्या हो गई हैं, मिक्सड हो गई हैं। Mixing its branches with those of the New Zealand curries, curries again a tree which is found in New Zealand। सारी ब्रांचेस क्या हो रही थी, अपनी मिक्स हो रही थी, मतलब जो अलग अलग लैंड से, जो ग्लोब के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से सारे सारी वेजिटेशन उस एक फॉरेस्ट में थी।
they all are mixed with each other. It was enough to drive the most ingenious classifier of the upper regions out of its mind, and so upset all his received ideas about botany. वो कह रहे कि इट वाज लाइक इतनी ये जो चीज़ें हो रही थी, वो जो सिचुएशंस थी जिसमें हम सारी वेजिटेशन देख रहे थे, इट वाज इंजीनियस मतलब इजी क्लासीफायर ऑफ द अपर रीजन्स, जो हमारे माइंड के ऊपर जो चीज़ें, जैसे हमने इतनी स्टडी की हो, वो काफ़ी थी। वो जो चीज़ें हम जो सिचुएशंस हमारे सामने थी, दैट वाज इनफ कि वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड ऑब्वियसली वो जो कंडीशन थी वो हमारे फेवर में नहीं थी। आई मीन जो आपने स्टडी किया हो वो चीज़ आपको ना मिले तो आप थोड़े अपसेट हो जाते हैं, राइट? तो जो आपकी स्टडी आपने की होती है वो आई मीन डल होनी स्टार्ट हो जाती है। सो इट वाज लाइक दैट। और ऑब्वियसली बहुत अपसेट करने वाली बात है, क्योंकि जो चीज़ हम बॉटनी में पढ़ते हैं वो चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती। सो यू फील लाइक दैट योर माइंड इज़ अपसेट। Suddenly I stopped short and restrained my uncle. तभी मैंने क्या करा, अचानक से फिर मैंने जब मेरे मुझे लगा मेरे अंकल ऐसा कुछ सोच रहे हैं, जो उनकी सोच है और जो वो विजुअलाइज कर रहे हैं, दे आर नॉट मैचिंग, तो ऑब्वियसली वो थोड़े अपसेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो जब मैंने देखा, देन सडनली आई स्टॉप्ड शॉर्ट, मैंने अपने अंकल को स्टॉप किया, एंड देन रिस्ट्रेन माई अंकल। और फिर से जिस सोच से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी, वापस से हम उन्हें उसी सोच पर लेके आए। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये एक रियल, जो आप बोल सकते हो, एक स्टोरी ऐसी है, उस नॉवेल का सिर्फ एक छोटा सा हम पार्ट रीड कर रहे हैं। So hope you understood. So this is my email ID. If you have any query और कुछ comment अगर आप इस वीडियो के लिए देना चाहते हैं, then you can email me or you can comment in the comment box. Thank you for watching.